भी कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ जे एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग से दिल्ली दहल उठी है। दिल्ली के शारदा में एक कारोबारी पर अंधाधुंध गोलियां दागी गई, जिनमें से एक की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक मॉर्निंग वॉक पर निकले कारोबारी पर 6 राउंड फायरिंग की गई है। बाइक पर आए 2 बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस फिलहाल लूट के एंगल से जांच कर रही है। आपको घटनास्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली एक बार फिर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गई। दिल्ली के शारदा में एक कारोबारी पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं। उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मॉर्निंग वॉक पर एक कारोबारी निकला हुआ था और उस पर 6 राउंड फायरिंग की गई। बाइक पर 2 बदमाश सवार होकर आए थे। इन्होंने ही फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस लूट के एंगल से जांच कर रही है, यानी मकसद लूट का रहा होगा और उसके बाद ये फायरिंग चलाई गई है। ये घटनास्थल की तस्वीरें आ गई हैं आपके सामने, जहां पर एक शख्स जो कि कारोबारी बताया जा रहा है, मॉर्निंग वॉक पर निकला था और उस पर 6 राउंड फायरिंग की गई। उसकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है एक बाइक पर 2 बदमाश आए थे, उन्होंने ही फायरिंग की है। फिलहाल बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश के साथ पुलिस लूट के एंगल से जांच कर रही है। सुबह हम लोगों को पीसीआर कॉल रिसीव हुई है 8:36 पर सुबह मॉर्निंग में। उसमें कॉल में ये था कि आ गया तो 2 लड़के बाइक पर गोली मारकर चले गए, ये कॉल में था। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पाया कि एक सुनील जैन नाम का व्यक्ति है, उसके गोली लगी है। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको, और हमें कुछ राउंड भी मिले हैं यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। ये बात क्या प्रोफाइल है? सुनील जैन बर्तन की दुकान है इनकी और 52 साल इनकी उम्र है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से वापस आ रहे थे तो उस वक्त ये हादसा हुआ। इस बीच नोएडा से बड़ी खबर है। गेल के पूर्व सीजीएम से ठगी का मामला सामने आया है। पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी की गई। कमीशन में मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया था और फिर 1 करोड़ 49 लाख की ठगी की गई है। पहला कमीशन 20 लाख भेजकर झांसे में लिया गया। पीड़ित ने इस दौरान 1.5 करोड़ रुपए निवेश किए। 25 खातों में कई बार ठगों ने रकम जमा करवा ली। देवानंद पासवान कुछ महीने पहले ही गेल से रिटायर हुए हैं। पीड़ित देवानंद पासवान ने साइबर थाने में अब एफआईआर दर्ज करवाई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर गेल के पूर्व सीजीएम से ठगी का मामला सामने आया है। पोलैंड में पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी की गई है। कमीशन में मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया और झांसे के साथ ही 1 करोड़ 49 लाख यानी कि लगभग 1.5 करोड़ की ठगी कर ली गई। पहला कमीशन 20 लाख भेजकर झांसे में लिया गया और पीड़ित ने अब 1.5 करोड़ जब निवेश कर डाले, 25 खातों में कई बार ठगों ने जब रकम जमा करवा ली और उसके बाद यहां पर कुछ हाथ नहीं लगा, तब यह एहसास हुआ कि देवानंद पासवान ठगी का शिकार हो रहे। कुछ महीने पहले ही गेल से रिटायर हुए देवानंद पासवान। अब उन्होंने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। झारखंड के रांची से बड़ी खबर है, जहां पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। मैसेज कर मांगी गई है 50 लाख की रंगदारी। 50 लाख रुपए तय जगह रखने के लिए कहा गया। 50 लाख नहीं देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। मैसेज के आखिरी में लिखा था लाल सलाम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झारखंड के रांची से, जहां पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को धमकी मिली है। मैसेज कर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई और कहा गया कि तय जगह पर आप 50 लाख रुपए रख दीजिए और अगर आप नहीं देंगे तो आप परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। मैसेज के आखिरी में लाल सलाम भी लिखा गया था। वो जो मैसेज दिया गया है मोबाइल पर, वो मैसेज भी आपको हम दिखा रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जिसमें आखिर में लाल सलाम लिखा गया है। और बड़ी बात यह है कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को यह धमकी मिली है। मैसेज कर 50 लाख रंगदारी की यहां पर मांग की गई है। 50 लाख रुपए तय जगह पर रखने के लिए कहा और कहा कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ दिल्ली से रांची पहुंच चुके हैं। उन्हें फोन पर मैसेज के जरिए धमकी दी गई है कि 50 लाख रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। हम सीधे संजय सेठ से बात करेंगे। सर, ये जो धमकी आपको आई है, क्या कहेंगे?
देखिए मैसेज आया था, हमने जानकारी दिल्ली पुलिस और झारखंड के डीजीपी को दे दी है, वो अपनी कार्रवाई करेंगे। तो ये मैसेज आपको कब आया, किस जरिए आया? कल शाम को 7 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था। तो जरूरत ये थी कि हम पुलिस की सूचना थी, उसकी सूचना दे दी। सर उस मैसेज में क्या लिखा था, क्या मांग की गई है? वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी, उसमें क्या कहते हैं। कुछ मांग, उसमें कुछ लिखा होगा, क्या मांगा गया है? कहा जा रहा 50 लाख रुपए की मांग। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। तो आपने इसकी जानकारी झारखंड पुलिस को दी है? हाँ, डीजीपी को दी है, वहाँ पुलिस कमिश्नर, डीसीपी सबको दी है। रात को मेरे दिल्ली आवास पे पुलिस के अधिकारी गण आए थे, पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। सर उस मैसेज में ये जानकारी आ रही है, इसमें लाल सलाम कुछ लिखा है। चलिए अब तो पुलिस बताएगी। तो संजय सेठ ये बता रहे हैं कि हालांकि कुछ भी ज्यादा बोलने से फिलहाल परहेज कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मामले की जांच पुलिस करेगी, सारी चीजें साफ हो जाएगी। लेकिन बता दें कि संजय सेठ को एसएमएस कर वास्तव में उसमें 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और उसमें लिखा है कि लाल बैग रांची के आईटीबीपी रिंग रोड टंकी साइट के पास लाल बैग में 50 लाख रुपए रखकर फेंक देने हैं और 3 दिनों का समय दिया गया है, नहीं तो अंजाम भुगतने की चेतावनी जारी की गई है। संजय सेठ ने उसी समय, चूंकि उस समय कल रात में दिल्ली में थे, उन्होंने उसी समय दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी। दिल्ली पुलिस से मामले में एक्शन लिया और तो झारखंड पुलिस के डीजीपी को इसकी जानकारी दी। कुल मिलाकर संजय सेठ अब रांची पहुंच चुके हैं। जाहिर है कि इस मामले की जांच में अब तेजी आएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। किसानों का दिल्ली कूच फिलहाल 1 दिन के लिए टाल दिया गया है। कल एक बार फिर पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं ने सरकार से वार्ता के लिए 1 दिन का वक्त दिया है। शुक्रवार को किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी, लेकिन किसानों के जत्थे ने पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर रोक दिया था। दोपहर 1 बजे से शंभू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन करीब 2.5 घंटे बाद किसानों ने मार्च टाल दिया। किसान नेता सरवन सिंह पटेल ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, इसीलिए हम 1 दिन का इंतजार करेंगे। सरवन सिंह पटेल ने कहा है कि वो सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करेगा। ये सभी किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के पैदल ही मार्च कर रहे थे। जो उन्होंने कहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, कल का दिन हम देख लेते हैं। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं, उनको समय मिल जाएगा, पता चलेगा। अब केंद्र ने वार्ता करनी है या नहीं करनी है, यह उनका अपना आजाद निर्णय होगा। हम चाहते वार्ता हो। दूसरा, जितने जख्मी हो गए हैं उनको हमने कवर कर लेना है। परसों 12 बजे 2 फोरमों ने जो निर्णय लिया है, 101 का जत्था इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कल का हमने केंद्र को समय दिया है। दोनों फोरमों का ऐलान था भी पंजाब में पंजाब भाजपा का विरोध करेंगे। उसके लिए हम सबको आह्वान करते, जहां भी भाजपा के लीडर जाए, जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, उनको पीसफुली सवाल करे भी है क्या कुछ हो रहा, क्यों नहीं पूरा ढंग से किया जा रहा। और दूसरा, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, एक पत्रकार बंधु ने बोला विपक्ष के क्या कहे, मैं बोला विपक्ष और सत्ता पक्ष में एक ही लगता है। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूरी ने किसानों के दिल्ली कूच से दूरी बना ली है। गुरनाम सिंह चड़ूरी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि बिना बुलावे के वो किसान आंदोलन में नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहर से नैतिक समर्थन देंगे। गुरनाम सिंह चड़ूरी ने कहा है कि सभी जत्थेबंदियों इकट्ठा होकर आंदोलन करती तो सरकार पर भी दबाव पड़ता है। चड़ूरी ने कहा कि सरकार को बातचीत कर पूरे मसले का हल निकालना चाहिए। कि हम इसमें शामिल नहीं है, हमें शामिल किया भी नहीं गया है। मैं दोनों के पास गया था, पंदेर साहब के पास, और डल्लेवाल ग्रुप से भी मिला था। और जब आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा था कि हम केवल वो लोग ही आंदोलन करेंगे जो राजनीति में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते। तो हमारा सुझाव ये था कि सभी संगठन अगर मिलके करेंगे तो सरकार के ऊपर हम थोड़े हैवी हो सकते हैं, वरना तो सरकार ही हमारे ऊपर हैवी रहेगी। तो इन्होंने बात मानी नहीं। अब ये बैठे हैं तो हम तो उससे किनारे हैं। हम
उधर पंजाब में अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमृतसर पुलिस ने पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर रिंदा ग्रुप के 10 गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हैंड ग्रेनेड, ड्रोन, पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। यही आतंकी मॉड्यूल 28 नवंबर को बटाला में एक पुलिस अधिकारी के घर पर हमले का जिम्मेदार है। तो अमृतसर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। आप देख सकते हैं ये ड्रोन है, ये हथियार है जो बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर रिंदा ग्रुप के 10 गुर्गों को गिरफ्तार करने का काम पंजाब पुलिस ने किया है। अमृतसर से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी, जिनके पास से ये सभी हथियार, ड्रोन, पिस्टल, ग्रेनेड बरामद हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे। इस दौरान वो बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात करेंगे और वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि लगातार देश भर में आक्रोश है, प्रदर्शन किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। लिहाजा जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहा है, खबर ये मिल रही है कि भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को बांग्लादेश की यात्रा करेंगे। मकसद यही है कि बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात कर वहां के हालातों पर चर्चा की जाए। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच भारत के विदेश सचिव बांग्लादेश जाएंगे। इस दौरान हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा भी उठा सकते हैं, लेकिन इसके पहले बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में पाकिस्तान से भी नीचे गिरता जा रहा है। कट्टरपंथी भारत के प्रति किस कदर लोगों में नफरत फैला रहे हैं। बांग्लादेश के बदलते हालात पर आज एक बार फिर सीएम योगी ने हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। जिन्ना का जिन जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बढ़ती रहेगी। पाकिस्तान से भी नीचे गिरा बांग्लादेश। हिंदुओं पर नहीं थम रहे अत्याचार। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं अभी बचाया गया, हिंदुओं को तुरंत अगर हिंदुओं की हिंसा नहीं रोकी गई, तो बाकी जितने मुस्लिम जिहादी हैं उनको गर्दा में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान से प्यार, भारत से तकरार। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में बांग्लादेश पाकिस्तान से भी नीचे गिर गया है। जिस तरह बांग्लादेश की लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही है और वो भारत के साथ रिश्ते खराब कर रहा है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश एक बार फिर पूर्वी पाकिस्तान बनने की राह पर है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेशी वीजा का आवेदन करने के लिए सुरक्षा मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, बांग्लादेश ने भारत से अपने 2 राजनयिकों को वापस बुलाया है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से राजनयिक वापस बुला लिए गए हैं। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की यूनुस सरकार लगातार उनके फैसलों को पलट रही है। अब यूनुस सरकार ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमान की फोटो को नोटों से हटाने का फैसला किया है। बांग्लादेश पर किस तरह कट्टरपंथी हावी हैं, उसका पता इस बात से चलता है कि जिन शेख मुजिबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई, जिन्हें बांग्लादेश का फाउंडर कहा जाता है, अब बांग्लादेश की नई सरकार मुल्क से उनका नामो निशान मिटा देना चाहती है। वहीं बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईटीसी ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेख हसीना के सभी भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस बीच मोहम्मद यूनुस लगातार दुनिया के सामने ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं
कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे धर्म अलग होने की वजह से कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और सभी के समान अधिकार हैं। तो वहीं मोहम्मद यूनुस 9 दिसंबर को ढाका में 27 यूरोपीय देशों के नागरिकों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, जिनमें से 20 राजनयिक दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि 7 ढाका में हैं। 9 दिसंबर को भारत के विदेश सचिव भी बांग्लादेश जाएंगे। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. वहीं भारत में बांग्लादेश को लेकर विरोध प्रदर्शन नहीं थम रहे हैं। 10 दिसंबर को बांग्लादेश दूतावास के बाहर एक बड़े प्रोटेस्ट का भी ऐलान किया गया है, जिसमें 200 से ज्यादा समितियां हिस्सा लेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया। कहा कि जब तक जिन्ना की आत्मा वहां रहेगी तब तक अराजकता जारी रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान हैदराबाद के निजाम का भी जिक्र किया और संविधान की किताब को लेकर चलने वाले लोगों पर निशाना भी साधा, जिस पर सियासत भी अब तेज होती नजर आ रही है। इसके अलावा सीएम योगी ने ननकाना साहब को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए और नारा दिया, एक है तो सेफ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में आक्रोश है। भले ही कांग्रेस या विपक्ष के बड़े नेता इस पर बोलने से बच रहे हों, लेकिन सीएम योगी ने जो बयान दिया उससे एक बार फिर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। दरअसल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने जिन्ना का जिक्र कर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले का विरोध किया। योगी ने कहा कि जिन्ना की आत्मा अभी भी बांग्लादेश में बसती है और जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक ऐसा होता रहेगा। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने बिना नाम लिए ही विपक्ष पर एक के बाद एक कई तीर छोड़े। हैदराबाद के निजाम का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि हैदराबाद निजाम के लोगों और पाकिस्तान समर्थक ने अंबेडकर को लुभाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं झुके। हैदराबाद का निजाम के इस रजाकारों के द्वारा दलितों के गांव चलाए जा रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उन पर अत्याचार किया जा रहा था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था हैदराबाद के निजाम की रियासत के सभी दलितों के लिए। उन्होंने कहा था अत्याचार हो रहा है, निजाम की रियासत को छोड़ करके तुम शेष भारत में महाराष्ट्र की तरफ या अन्य और चले आओ, लेकिन किसी भी स्थिति में अपना धर्म मत बदलना। 46-47 में जब उन्हें प्रलोभन देने का प्रयास हुआ, हैदराबाद के निजाम ने भी दिया। पाकिस्तान प्रस्त जिन्ना के लोगों ने भी दिया, लेकिन बाबा साहब अपने आदर्शों से टस से मस नहीं हुए, हटे नहीं। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर सिखों के गुरुओं के स्वर्णिम इतिहास का जिक्र कर ननकाना साहब को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ननकाना साहिब का अधिकार हमें मिलना चाहिए और नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं।
आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं, ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। सीएम योगी के दोनों बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां इस बयान को 100 आने सच बता रही है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक बयान बता रही है। योगेंद्र मंडल जो दलितों के नेता थे और जिन्ना और हैदराबाद के निजाम के बहकावे में आकर पाकिस्तान चले गए, वहां के लॉ मिनिस्टर बने, वहीं अंबेडकर जी भारत के लॉ मिनिस्टर बने। और आज सबको पता है कि योगेंद्र मंडल जी को अपने जीते जी पाकिस्तान छोड़कर वापस भारत आना पड़ा और गुमनामी की जिंदगी जीते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। वहीं आज भारत में अंबेडकर जी का जो सम्मान है वो किसी से छिपा नहीं है। दरअसल में आप बांग्लादेश की उस आग को उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति में लपेटकर उसके वोट में उसको परिवर्तित करके सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं जो इस देश के पूरे संवैधानिक ढांचे के लिए, इस देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए बहुत ही खतरनाक है। एक दिन पहले भी सीएम योगी ने यही मुद्दा उठाया था और दावा किया था कि 500 साल पहले अयोध्या और संभल में मुगल शासक बाबर के सेनापति की हरकतें और अब बांग्लादेश में हो रही घटनाओं की प्रकृति और मंशा एक ही है। फिलहाल जिन्ना वाले बयान पर सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाराष्ट्र में तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की है। देवेंद्र फडणवीस ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अजमेर और संबल विवाद पर सवाल के जवाब में कहा कि अगर लोगों के मन में है धर्मस्थलों का मूल स्वरूप होना चाहिए तो गलत नहीं है, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़कर सारी चीजें होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व में कभी दूसरे की भावना को ठेस पहुंचाकर अपना प्रचार प्रसार नहीं किया गया। से इस देश में इस समय कुछ विषयों को लेकर विवाद चल रहा है। संभल में एक मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है और अजमेर दरगाह को लेकर भी एक कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई है। इन स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? कि महत्व की बात यह है कि आप अगर दुनिया का इतिहास देखें, दुनिया का, तो दुनिया के इतिहास में जब जब वहां की मूल परंपरा पर आक्रांताओं ने आक्रमण करके वहां के जो मूल स्थल थे, जो आस्था के केंद्र थे, जो उनकी अस्मिता के केंद्र थे, इनको तोड़ा या उनका स्वरूप बदला, तो जब आक्रांता चले गए और वो स्वतंत्र हुए तब तक उन्होंने अपने मूल स्वरूप को वहां पर प्राप्त किया है, उसको लोगों के लिए उन्होंने प्राप्त करके दिया है। तो भारत में भी चाहे वो राम जन्मभूमि का प्रश्न हो या अन्य प्रश्न हो, ये सारे प्रश्न इसी प्रकार के कि जो हमारी मूल आस्था है उसको जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए तोड़ा गया है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्थल तैयार किए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों के मन में है कि इसका मूल स्वरूप आना चाहिए तो ये गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके लिए हमारे देश में कोर्ट है, कानून है, कानूनन लड़ाई लड़कर ये सारी चीजें होनी चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदुत्व में दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर हमने कभी भी अपना प्रचार और प्रसार नहीं किया है।